हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 15 के अंदर आज है 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से। आज है इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इंडियन मतलब भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन मैंने ये तिरंगा झंडा बनाया है। तिरंगा झंडा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा झंडा आप लोगों ने अपने बचपन में बनाया है या नहीं बनाया। मैंने तो बहुत ज़्यादा बनाया भाई। जब भी मुझे टीचर्स ड्राइंग करने को बोलती थी कि आप झंडा बना के लाना, तो मैं इसी तरीके का झंडा बना के लेके जाती थी। मैंने ऊपर के जो पार्ट है इसके अंदर मैंने रेड कलर किया है। करना चाहिए था केसरिया, बट केसरिया कलर नहीं मिल रहा था और बोर्ड के ऊपर जो स्केच पेन है वो भी यूज़ नहीं हो रहा था। मैंने स्केच पेन भी यूज़ करके देखा, बट वो बोर्ड का बिल्कुल ही ख़राब कर रहा था। दैट्स वाई भाई मैंने रेड जो हमारा मार्कर है उससे ही बना दिया। और उसके बाद जो हमारा गोल चक्कर है इसके अंदर मैंने जो 24 लाइंस होती हैं वो मैंने स्केच पेन से लगा दी, क्योंकि मार्कर से जब मैं लगा दी तो वो मोटी मोटी लग रही थी, 24 हो नहीं रही थी। उसके बाद ग्रीन कलर, तो ये हो गया हमारा झंडा तैयार। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज हम लास्ट हमारा चैप्टर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, जिससे फिर हमारी जो फर्स्ट बुक थी वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट चैप्टर हमारा 8 चैप्टर है कंट्रोलिंग। हमने जो फंक्शंस थे मैनेजमेंट के वो पढ़े थे। फंक्शंस सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। चारों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर क्या होगा? कंट्रोलिंग। उन चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे करेंगे वो हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस, टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ऑडिट। ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मेरा ये तिरंगा झंडा रफ करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसको रफ नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया था। दैट्स वाई हम आज इसी पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, इसी पार्ट को रफ करके दोबारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग क्या होगा कंट्रोलिंग का? कंट्रोलिंग इज द वन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर। कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजर का। इन ऑर्डर टू स्पीक प्लान रिजल्ट्स फॉर सबऑर्डिनेट, ए मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ज़रूरी है मैनेजर को कि अगर उसको अच्छे से अपना जो भी प्लान है, उसने प्लान जो किया है अगर वो अच्छे से करवाना है सबऑर्डिनेट से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं जो उनके नीचे काम करते हैं उनको सबको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इज प्रीवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है वो प्रीवेसिव फंक्शन है। कंट्रोलिंग हर जगह होती है, हर जगह हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है हर एक चीज़ को। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होगा कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो उसको कम करेगा कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टैंड्स एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मिसअंडरस्टूड्स होते हैं, उनको कंट्रोलिंग कम करेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या रहेगी? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कंट्रोलिंग की? सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कंट्रोलिंग हेल्प करेगा। हमें सही जो एक्शन होगा, हमारा जो करेक्ट एक्शन होगा उसको बताने के लिए कंट्रोलिंग हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर इसके बाद क्या होगा? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड मैनेजर सिक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कंट्रोल करके रखेंगे हर एक चीज़ को तो हम स्पॉइल नहीं करेंगे, हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करेंगे। कोई भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि रिड्यूस होंगी, हमारी वेस्टेज रिड्यूस होंगी। इसके बाद क्या करेगा? इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉय नो वेल द एडवांस बट दे आर एक्सटीड टू बी डू एंड वट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी appreciable. It thus motivate them helps the better performance. मोटिवेशन जो है, अगर हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो हमें बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाएगा और वो उस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो हमारे ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन है उनको एंश्योर करने में हेल्प करेगा कि हम जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, जो मैनेजर ऑर्डर देगा वो सबऑर्डिनेट फॉलो करेंगे, उसके बिहेवियर में होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉलो करेंगे उसके जो भी उसने ऑर्डर दिया है। इसके बाद है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा। जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, उनके बीच में, सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। इसके बाद है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या होगा? गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल मैनेजमेंट टू वेरीफाई देयर स्टैंडर्ड सेट एज एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। वो हमें बताएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है नहीं हुआ है। किस तरीके से हमें एक्यूरेसी बताएगा कि हमारे स्टैंडर्ड की कितनी एक्यूरेसी है। एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम्स कीप्स केयरफुल चेक ऑन द चेकिंग टेकिंग प्लेस ऑन द इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द इन्वायरमेंट हेल्प टू रिव्यू एंड रिव्यूज द स्टैंडर्ड इन लाइट ऑफ सच चेंज। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है उसको बताएगा, जज करेगा कि हमारा चेंज जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, उस चेंज को बताने के लिए। इसके बाद है इसकी लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशन क्या रहेंगी कंट्रोलिंग की?
फर्स्ट लिमिटेशन हमारी क्या होगी, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करना डिफिकल्टी आएगी उस चीज़ के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। जब हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स लूज सम ऑफ द इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड। जब हमें स्टैंडर्ड्स डिफाइन नहीं होते हैं तो उनको सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दिस मेक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड, मतलब हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी, उसकी कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसके बाद विद स्टैंडर्ड्स अ डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसके अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर आर सच अराइज वेयर दिस प्रॉब्लम मीट अराइज। ये जो प्रॉब्लम है वो अराइज होगी अगर हम ऐसा करेंगे, क्वांटिटिव के अकॉर्डिंग हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर कम कंट्रोल होता है। जनरली एंड इंटरप्राइजेज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर, जो जनरली क्या है, जो इंटरप्राइजेज है वो एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कंपटीशन के अंदर, जैसे इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, और जो कंपटीशन वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, लिटिल कंट्रोल होता है उसके अंदर। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रोल इज ऑफन रेजिडेंट बाय एम्प्लॉयज, दे सेट बी है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कहीं ऑन देयर फ्रीडम, उनकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिल पाती है। दैट्स वाई कंट्रोलिंग उस चीज़ में भी इफेक्ट करेगी कि भाई हम उनको पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। रिस्ट्रिक्शंस होती है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में। कंट्रोल जब हम ये नहीं होता कि हम ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद है कॉस्टली अफेयर्स। कॉस्टली है ये मेथड कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग इज द कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे कंट्रोल करने के लिए। हर एक चीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें कंट्रोल करने के चक्कर में हमसे एक चीज़ भी कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो दैट्स वाई कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये थी हमारी लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहला हमारा है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स आर क्रिटिकल अगेंस्ट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। जिससे स्टैंडर्ड से क्या होगा, हम अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर कर सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को सेट करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड पॉइंट क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को ही मेजर करेंगे। जैसे हमने बोला एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसके बाद उसको हम मेजर करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इन द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबिलिटी मैनर। परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव से, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ से हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, एक्चुअली जो हमारी परफॉर्मेंस आई है उसको। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनका कंपैरिजन करेंगे दोनों का, कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आई है और हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो क्या था। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। सच कंपैरिजन विल रिवील द डिवीजन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें वो बताएगा कि हमें जो रिजल्ट चाहिए था, डिजायर्ड रिजल्ट, वो हमें मिला या नहीं मिला है। वो हमें कंपेयर करके पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये थी और हमने स्टैंडर्ड ये सेट किया, तो हमें कंपैरिजन से उसका पता चल जाएगा। इसके बाद है एनालाइज डिविजन्स को एनालाइज करेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर हमने जो डिविजन्स किए थे, स्टैंडर्ड सेट किए थे, उन डिविजन से हम उनको एनालाइज करेंगे। देन नेक्स्ट फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमें जो भी करेक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो करेक्ट एक्शन होगा, रिक्वायर्ड होगा, उसको हम करेक्ट एक्शन लेंगे। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्ट एक्शन। करेक्टिव एक्शन हमें लेना फाइनल स्टेप है ये। इसके अंदर क्या होगा, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डिविजन्स आर विद इन द
एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट, जो हमारे एक्सेप्टेबल लिमिट है उनके अगर अकॉर्डिंग है तो हमें करेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिमिट, अगर हमारे एक्चुअल जो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आई है तो हमें करेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, टेकिंग करेक्ट एक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। दो टेक्निक्स हमारी मैनेजरियल कंट्रोल की। सबसे पहले हमारी टेक्निक है ट्रेडिशनल टेक्निक, फिर है मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर क्या आएगा, ट्रेडिशनल टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है कंपनीज़ को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए। अगर हमें लंबे समय तक कोई कंपनी चलानी है तो हम ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम तक हमें जब अगर कोई कंपनी चलानी है तो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसके अंदर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालाइज, बजटरी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इसके बाद है मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक का मतलब क्या होगा, वो कंट्रोल करेगी रिसेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, न्यू इन मैनेजमेंट लिटरेसी, ये नई आई है मैनेजमेंट लिटरेसी के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम चेक करेंगे, रेशियो एनालाइज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑडिट मैंने आपको पहले लिखा था, इसलिए लिखा था कि दोनों टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। PERT एंड CPM एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें मॉडर्न टेक्निक के अंदर इंक्लूड होंगी। और ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन पॉइंट और बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा, दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल। पर्सनली हम ऑब्जर्व करें हर एक चीज़ को। पर्सनली ऑब्जर्वेशन एनेबल द मैनेजर टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। पर्सनली जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा मैनेजर तो उसको फर्स्ट हैंड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पर्सनली चेक कर पाएगा हर एक चीज़ को कि पर्सनली क्या चीज़ सही हो रही है, क्या गलत हो रही है, तो वो होती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या होगा, स्टैटिकल रिपोर्ट। हम पर्सनली ऑब्जर्वेशन ना करके हम स्टैटिकल रिपोर्ट को देखें कि एवरेज क्या आई है, हमारी परसेंटेज क्या आया है, रेशो क्या आया है। इसके अंदर क्या चीज़ें हम देखेंगे, हमारी एवरेज देखेंगे, एवरेज क्या आ रही है, और एवरेज के साथ साथ हम देखेंगे कि परसेंटेज कैसी है, हमारी परसेंटेज पहले क्या थी अब क्या है, उस चीज़ को मेज़र करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रेशो देखेंगे कि रेशो क्या आ रहा है, पिछले साल क्या रेशो आया था प्रॉफिट का, लॉस का, और इस साल हमारा क्या रेशो आ रहा है, उस चीज़ को देख के उस सब चीज़ों को देखेंगे। परसेंटेज यूजुअल इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम मेज़र करेंगे। ब्रेक इवन एनालाइज के अंदर क्या आएगा, ब्रेक इवन एनालाइज, ब्रेक इवन पॉइंट भी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या आएगा कि आपको एनालाइज करोगे कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन एनालाइज मतलब यहाँ पे आपका ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। आप कहाँ पे अपनी जो पॉइंट है ये कहाँ कट कर रहा है, ये जो जहाँ कट करेगी, जहाँ ये मिलेगी उसको बोलेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, लॉस, यहाँ हमारे हो रहा था लॉस। अभी हम क्या जा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को कट करने के बाद हमारा ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। ये तो है हमारी टोटल कॉस्ट, और ये हमारा टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आया है, और ये है वेरिएबल कॉस्ट होती है ये, क्योंकि ये जो है वेरिएबल होती, चेंज होती रहती है, वेरिएबल कॉस्ट है ये हमारी। और ये जो है ये फिक्स्ड होती है, ये जो कॉस्ट होती है ये फिक्स्ड होती है, हर लेवल के ऊपर सेम होती है ये जो कॉस्ट होती है। ये हमारा ब्रेक इवन चार्ट था। इसके बाद बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या आएगा, बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर प्लान्ड इन द एडवांस। इसके अंदर क्या था कि हर एक जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम प्लान कर लेते हैं एडवांस के अंदर, पहले ही हमने प्लान कर ली सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ बजट। बजट के फॉर्म में एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द बजटरी स्टैंडर्ड्स। तो हम एक्चुअल जो हमारे रिजल्ट है उनको बजटरी जो हमारे स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे उसके साथ हम उनको कंपेयर करेंगे। इसके अंदर और क्या होगा, दिस कंपैरिजन रिवील्स द नेसेसरी एक्शंस टू टेकन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। वो जो कंपैरिजन होगा वो हमें ये बताएगा कि हमें क्या नेसेसरी एक्शन लेने चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस नेसेसरी एक्शन को हमें ये बताएगा। ये थी हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक। उसके बाद है मॉडर्न टेक्निक। क्या होंगी, सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम कैसे निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, इसको हम निकालेंगे नेट इनकम, जो हमारी नेट इनकम है, जो हमारी आई है नेट इनकम, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, सेल्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली टेक्निक विच प्रोवाइड्स द बेसिक मेजरमेंट जो होती है इन्वेस्टमेंट जितनी हमने की है उसको हमें बताएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हमने जितना इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न आया है या नहीं आया है उसको बताएगा। सेल्स ये हमें बताएगी, सेल्स डिवाइड बाय हमने जितना इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट।
वो हमें बताएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की थी वो हमें बताएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या होगा, रेशियो एनालाइज। रेशियो को हम एनालाइज करेंगे कि हमारा रेशियो किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने रेशियो एनालाइज पढ़ा भी है 12th क्लास के अंदर, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा, लिक्विडिटी रेशियो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या होगा, ये रेशियो है कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस। जो हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी होती है बिजनेस के अंदर, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, जो हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी होती है बिजनेस की, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है वो हेल्पफुल रहता है। ये हमें एनालाइज करता है करंट पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी फंड। हमारे जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर करंट लिक्विडिटी फंड कितना है उसको एनालाइज करने में हेल्प करेगा हमारी। सोल्वेंसी रेशियो क्या होगा, सोल्वेंसी रेशियो विच कैलकुलेटेड डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। ये हमें किस तरह बताता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। ये हमें जो हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी होती है, लिक्विडिटी रेशियो तो हमें शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी बताता है, ये हमें लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी बताता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, दिस रेशियो डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू, कितनी तक सर्वाइव कर सकता है जो हमारा बिजनेस है, वो हमें बताएगा कि हमारा लॉन्ग टर्म तक कितने दिनों तक या कितने सालों तक हमारा बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर सकता है। प्रोबेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या आएगा, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड एनालाइज द प्रॉफिटेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये भी बताता है कि जो हमारी प्रॉफिट की कितनी कैसी पोजीशन है बिजनेस के अंदर। सच रेशियो इन्वॉल्व्स द एनालाइज प्रॉफिटेब इन द रिलेशंस टू सेल्स और फंड्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारी कितना प्रॉफिट हमारी कंपनी के अंदर है उसको बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट हमारा रेशियो क्या है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो के अंदर क्या आएगा, टर्नओवर रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हायर टर्नओवर मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें हायर टर्नओवर आ रहा है तो हम अपने जो रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। अगर हमारा टर्नओवर कम आ रहा है तो हम अपने जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट डिविजन्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसके अंदर क्या है, बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन सेट की जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट्स वाई ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कितने तरीके के हो सकते हैं, कॉस्ट सेंटर सबसे पहला है हमारा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले कि ये कॉस्ट सेंटर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनेजर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उससे रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज क्लासिफाइड एज अ कॉस्ट सेंटर। जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट सेंटर। रिवेन्यू सेंटर नेक्स्ट है हमारा। रिवेन्यू सेंटर के अंदर क्या आएगा, वो ऐसी सेगमेंट होती है जिसके अंदर प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितना जनरेट रेवेन्यू है उसको बताना, वो रिवेन्यू सेंटर के अंदर आएगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम रिवेन्यू सेंटर बोल सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर क्या होगा, प्रॉफिट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा कितना रिवेन्यू है, कितनी हमारी कॉस्ट आई है, उसको बताने के लिए। फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं प्रॉफिट सेंटर के रिगार्डिंग। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट सेंटर लास्ट। इन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेंटर फ्रॉम द एसेट्स। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो हमारी एसेट्स होती है इन्वेस्टमेंट मेड इन एसेट्स जो हमने की है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमैटिक अप्रिशिएबल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होगा कि ऑडिटिंग करवाना, ऑडिट करवाती है मैनेजमेंट की हमारी ट्रू एंड फेयर हमारी क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बताता है मैनेजमेंट ऑडिट। इसके बाद PERT एंड CPM। PERT की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM की फुल फॉर्म क्या होगी, क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं, टेक्निक हैं, यूजुअली प्लान की जाते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। दिस टेक्निक्स
दोनों ही हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम कैसे काम करना है, इवेलुएट करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को, एंड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हमें दिखाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं बहुत सी चीज़ों को, जैसे हमारी बताते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को, अरेंज करते हैं हमारी लोकल जो भी सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम हमें कैसे करना है, रिव्यू देते हैं, उस चीज़ का फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं हमें। इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS हम इसको बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये हमें प्रोवाइड करवाता है इम्पोर्टेंट जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, सपोर्ट करती है इफेक्टिव मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए। जो भी हमें इफेक्टिव मैनेजर डिसीजन लेने होते हैं उनको डिसीजन को लेने के लिए हेल्प करता है हमारी। डिसीजन मेकर्स रिक्वायर्स अप टू डेट एक्यूरेसी एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। ये जो है ये हमें अप टू डेट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करवाता है, और हमें जो भी जिस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस टाइम पे वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो हमारी सेकंड बुक होगी उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।